Balance of payment in last class, and we were discussing about exchange rate. So I guess clear है, अभी समझ में आ गया. मार्केट एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और एक जो डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है जिसमें मैनेज करते हैं. चलो एक नोट्स ले लेना. एक उनको दे देना. दो है ना उसमें. अच्छा देखिए ये अभी नोट्स ज़्यादा हो गई है ना, टॉपिक्स कम कवर हुए हैं, क्वेश्चंस भी अभी करने बाकी हैं. कुछ आइडिया मैं आपको देना चाहता हूं. पहले एक नोट्स है जो मैंने आपको दी है आज, फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया, उसमें पहली हेडिंग है. ठीक है, थोड़ी बड़ी फॉन्ट मैंने इसलिए रखी है कि जो हैंड रिटन है उसमें काफ़ी छोटी फॉन्ट है, तो बैलेंस बन जाएगा एक, है ना. पहले आप आओ हैंड रिटन वाले में, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैंड रिटन में लिखा है ना, पहले उसको देखो. कल का कुछ बचा हुआ है वो मैं अभी कवर कराता हूं, पहले इसको देख लो 2 मिनट. तो इसमें देखना आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो लिखा हुआ है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, कल हमने डिस्कस किया ना. फॉरेन एक्सचेंज घटेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है ना. तो जो फॉरेन करेंसी हम होल्ड करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज है. जो गोल्ड हमारे पास है वो फॉरेन एक्सचेंज है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है ना. तो जो फॉरेन करेंसी हम होल्ड करते हैं, है ना, एक बार देखना इसमें, हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. तो फॉरेक्स कौन होल्ड करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. तो इंडिया में कौन होल्ड करेगा? आरबीआई होल्ड करेगा. कंसिस्ट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड अदर गवर्नमेंट्स बॉन्ड अलोंग विथ फॉरेन करेंसी. या तो आपके पास फॉरेन करेंसी है या तो फिर फॉरेन बॉन्ड्स हैं. ठीक है, जो फॉरेन गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक्स ने इश्यू किए हैं. बॉन्ड्स क्लियर है आपको, है ना. फिर बुलियन होता है. बुलियन गोल्ड को बोलते हैं. ठीक है, गोल्ड 24 कैरेट 99.9% प्योर, हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक. तो जितना गोल्ड आरबीआई के पास है, जितना गोल्ड आरबीआई के पास है वो फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है. ठीक है. देन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये आरबीआई, ये आईएमएफ की करेंसी है. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इज अ वर्चुअल करेंसी. ये याद रख लेना, एक बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में एक बार कि कौन सी करेंसी है. लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है. क्वेश्चन यही आया था कि इसमें से कौन सी हार्ड करेंसी नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था. ठीक है, तो समझ गए आप. एसडीआर जो है ये क्या है? करेंसी नहीं है. ऐसी कोई नोट नहीं आती है ये 10 एसडीआर है, ये 15 एसडीआर है. ये इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है बाकी सारी करेंसीज के साथ. जब हम आईएमएफ पढ़ेंगे तो वहां पे एसडीआर डिटेल में पढ़ेंगे, वहां समझ जाओगे आपके कैसे इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है. बाकी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन अदर करेंसीज. अदर करेंसी जैसे यूएस डॉलर है, यूरो है. ठीक है, इन सब पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है. और आईएमएफ में आप जो भी कंट्रीब्यूशन करोगे वो करोगे इन टर्म्स ऑफ एसडीआर. मतलब आईएमएफ की अपनी एक करेंसी है. आईएमएफ की अपनी एक करेंसी है, उसका नाम है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर. उसमें हम उस आईएमएफ में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो एसडीआर के थ्रू होगा. ठीक है, मतलब ये ऐसा, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे कोई हार्ड करेंसी नहीं है, पेपर नहीं है. मतलब आपको 10 एसडीआर, 15 एसडीआर ऐसी कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है. ठीक है, ये एक वर्चुअल करेंसी है. पेमेंट आप किस में करोगे? वही जो आपके फॉरेन एक्सचेंज है ना, जो जैसे यूएस डॉलर है, यूरो है, जिसमें उसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है. एक्चुअल वही है. वर्चुअल क्या है? एसडीआर है. जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या बोलूं इसमें, मैं आपको जैसे बोलूं फॉर एग्जांपल कि ये 2 नोट्स ले लो, है ना. इसकी कोई एग्जांपल नहीं है. एसडीआर है ना, वर्चुअल करेंसी है. ठीक है, एसडीआर वर्चुअल करेंसी है. फॉर एग्जांपल इसमें ट्रेड करते हैं कॉमन. आईएमएफ का जो भी बिजनेस होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो एसडीआर में होगा. लेकिन एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, इट्स अ वर्चुअल करेंसी. एक्चुअल करेंसी क्या है? जो हार्ड करेंसीज हमने कल देखी है ना, यूरो है. हाँ, एग्जिस्ट नहीं, दिखता नहीं है. समझ गए? दिखता, इनविजिबल, दिखता नहीं है. ठीक है, ठीक है. लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड होंगे? एसडीआर में रिकॉर्ड होंगे. करेंसीज, एसडीआर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? हार्ड करेंसीज पर. ठीक है, जो ज्यादा ट्रेड होती. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर इज अ फाइनेंशियल एसेट इशूड बाय आईएमएफ व्हिच अलाउज मेंबर नेशंस टू मेक पेमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. ईच मेंबर इज प्रिस्क्राइब्ड अ कोटा ऑफ एसडीआर. आप कितना % कंट्रीब्यूशन करोगे? आईएमएफ में वोटिंग राइट्स इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आईएमएफ में. ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूएस करेगा तो सबसे ज्यादा
डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगा, यूएस के पास होगा, ठीक है। तो एसडीआर क्या है, एक फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन ये क्या है, वर्चुअल है, ठीक। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है हार्ड करेंसीज पर। ये हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसमें और भी चीजें होती है, लेकिन आपको समझने के लिए इतनी चीजें काफी है ना। अभी मैं वो प्रिंटेड नोट्स में से बताऊंगा कि उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी आपको अगर इतना समझ में आ गया तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर फॉरेक्स से रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स खत्म नहीं हुआ है। अभी हम आईएमएफ करेंगे तो वहां भी एसडीआर पे डिस्कशन आ जाएगा। तो डिस्कशन जो कंपाउंड डिस्कशन है, जैसे आज आईएमएफ पे कुछ डिस्कशन हो गया, कुछ हमने मान लो जैसे लिबरलाइज एक्सचेंज रेट पढ़ रहे थे तो एक बार हमने इसको लिबरलाइजेशन के टाइम पे डिस्कस कर लिया था। तो क्लास का डिस्कशन जो है ये कंपाउंड डिस्कशन है, कुछ पिछली क्लास में, कुछ फर्स्ट क्लास में, कहीं से भी जो डिस्कशन हुआ ये सब आप कंबाइन कर लोगे तो आपका होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा। प्रिंटेड नोट्स में ये किया है मैंने कि जो भी टॉपिक है, जैसे फॉरेक्स है तो सारा कुछ यहीं एक्सप्लेन कर दिया। जैसे उसमें अभी मैं आपको एक ऑप्शन और बताऊंगा जो हम आईएमएफ पढ़ने के टाइम पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने डेलिबरेटली उसको नहीं लिखा है, लेकिन वो भी फॉरेक्स का पार्ट है, तो ये मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलो पहले अब आते हैं इसी में आगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने समझा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक डायरेक्टली होता है, एक इनडायरेक्टली होता है। जो डायरेक्टली हो रहा है वही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इनडायरेक्टली हो रहा है वही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। देखो एफडीआई से क्या बेनिफिट है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ क्रिएट होगा। अब कोई भी कंपनी आपके यहाँ आ सकती है, कोई भी फॉरेन कंपनी आपके यहाँ आ सकती है, और ये फॉरेन कंपनी आकर क्या करेगी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगी, प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी, है ना, यही होगा ना। तो जब फॉरेन कंपनी आती है तो वो क्या है, एफडीआई है। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स शेयर खरीदते हैं आपके यहाँ तो वो क्या है, एफआईआई है। ये बहुत क्रूड डेफिनेशन है, बहुत क्रूड। इसमें अभी मैं एडिशन करता हूं। अगर 10% से ज्यादा का शेयर आप खरीद रहे हैं तो आपको लग क्या रहा है, ये क्या है, एफआईआई है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आ नहीं रहा है ना। लेकिन 10% से ज्यादा शेयर खरीदते हो तो वो एफडीआई में काउंट होगा। ये ग्लोबली नहीं, इंडिया में। इंडिया में अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूट, कोई भी इन्वेस्टर है, वो किसी भी कंपनी में 10% से ज्यादा की ओनरशिप लेता है तो वो किस में आ जाएगा, एफडीआई में। 10% से कम की रहेगी तो किसमें आएगा, एफआईआई में, ठीक है। क्लियर है ये, हाँ। तो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। फॉरेन सेविंग्स एंटरिंग अ कंट्री, ये फोन साइज ज्यादा छोटी है ना। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, ये A3 साइज पे लिखी हुई नोट्स है ना, ये A3 इसका जो डबल होता है। अब इसको A4 पे कर रहे हैं तो फॉन्ट साइज छोटी हो गई, ये प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं है। अब वो A3 की नोट्स फिर इतने बड़े बड़े पेजेस कहाँ लेके घूमते फिरोगे, 400-500 पेजेस की नोट्स हैं, क्या कैसे हैंडल करोगे। तो इसलिए ठीक है, ये छोटा है, रीड कर लोगे, थोड़ा आ जाएगा ना, रीड तो कर पा रहे हो ना, ठीक है। नहीं फिर तो हमारे पास प्रिंटेड नोट्स का ऑप्शन है, अभी बता रहा हूँ उसको, वो क्यों मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ वो अभी बता रहा हूँ। फॉरेन सेविंग्स एंटरिंग अ कंट्री टू ऐड डायरेक्टली टू प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय सेटिंग अप अ प्रोडक्शन एंटरप्राइज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चेन, ठीक है, ये समझ गए आप, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एंड इनडायरेक्टली बाय बाइंग फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये दो टाइप के फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गए, एक हो गया एफडीआई, एक हो गया एफआईआई। अब एफडीआई ये तो आपने ऐसे समझ लिया ना कि डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी में तो एफडीआई है, इनडायरेक्टली ऐड कर रहे हैं तो एफआईआई है। अब रूल्स क्या कहते हैं, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी कि एफडीआई क्या है और एफआईआई क्या है। आ रहा है समझना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फास्ट लग रहा है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा स्लो का कोई मतलब भी नहीं है ना। तो एफडीआई, न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी इज सेटअप विथ फॉरेन कैपिटल और एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी इज टेकन ओवर बाय फॉरेन फर्म। देखे होगा आपने, कोई फॉरेन कंपनी आती है और इसको खरीद लेती है जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, और फिर बिजनेस आगे बढ़ जाता है ना, देखा है ना, ऐसे होता है। हाँ, टाटा वाले बाहर एफडीआई करते हैं, वो जगुआर खरीद लेते हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड यूज ऑफ एसेट इन द हैंड्स ऑफ ओनर, ठीक है। जो एफडीआई में इन्वेस्टमेंट है वो कंट्रोल और यूज किसके हाथ में होगा, ओनर के हाथ में। अब ओनर कौन होता है, तो जो मोर देन सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी ओनर हो गया, सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी ओनर हो गया, और फिर दूसरा क्या है कि जिसके पास 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो ओनर है। तो अगर 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसी के पास है तो वो ओनर है, या तो फिर जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो ओनर है, ठीक है। पता है ना, अंबानी की कंपनी नहीं है रिलायंस, पता है ना ये बात, हाँ। सबसे ज्यादा शेयर उनके पास है, बाकी रिलायंस क्या है, अब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का पैसा है ना। शेयर होल्डर्स कौन है, आप, मैं नहीं हूं, आप में से कोई, ठीक है।
इन इंडिया वी हैव अ रूल लाइक, इफ ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूल जाओगे आप तो इसको मार्क कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है. In India, we have a rule like if any foreign company or enterprise invest or buys more than 10% stake in domestic company, then it is considered as FDI. ठीक है, तो FDI में काउंट कर लेते हैं. हालांकि ये कौन सा रूट है, ये FII का रूट है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है. आ रही है ना बात समझ में? आप शेयर्स खरीद रहे हो, लेकिन ये हम किस में काउंट करते हैं, FDI में काउंट करते हैं अगर 10% से ज्यादा आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है या 10% से ज्यादा स्टेक आपके पास है. और लेस देन 10% है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है. फॉरेन सेविंग्स विच आर यूज्ड टू बाय फाइनेंशियल एसेट इन इंडिया. ठीक है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन एंटरप्राइज सेटअप नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स परचेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स बाय कर रहे हैं. फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, यही शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. शेयर्स में ओनरशिप राइट्स हैं, डिबेंचर्स क्या है, लोन टर्म है ना, पढ़ा होगा ना, लोन एज अ लोन डिबेंचर. हाँ. Foreign savings which are used to buy financial assets in India, example bonds issued by Indian resident. तो हमने कोई बॉन्ड इशू किया हमारी किसी कंपनी ने, है ना, अमित आईएएस का एक बॉन्ड इशू हो गया है मार्केट में और फॉरेन यूएस के किसी इन्वेस्टर ने खरीद लिया है उसको, तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है. शेयर्स इन इंडियन कंपनीज बट लेस देन 10% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग, क्योंकि 10% से ज्यादा हो जाएगा तो वो FDI में काउंट हो जाएगा. डिबेंचर्स इशूड बाय इंडियन कंपनीज. ठीक है, दीज इन्वेस्टमेंट्स वेरी क्विकली एंटर इनटू द मार्केट, और बहुत जल्दी चले भी जाते हैं. तो एंटर भी क्विकली करते हैं, एग्जिट भी क्विकली करते हैं, इसलिए इसको हॉट मनी बोलते हैं. ठीक है, जल्दी से तेजी से आया, तेजी से चला गया. तो इसका एक डिसएडवांटेज है ना. हाँ ठीक है, तो अब क्विकली एंटर करते हैं और क्विकली एग्जिट कर जाते हैं. ठीक है, जैसे इसके लिए बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. हालांकि 21 के बजट में गवर्नमेंट ने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है, STGC और LTGC. करंट अफेयर्स जब हम लास्ट में सारा एक बार आपका टॉपिक कवर हो जाएगा ना पूरा, तो फिर कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, वहां पर ये सारी चीजें कवर कर लेंगे. ठीक है, अभी डेलिबरेटली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा स्टैटिक हो जाएगा और फिर वो क्या याद रखना है, कितना याद रखना है, वो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे. एक बार पूरा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, फिर करंट डेवलपमेंट्स बताने में 5-5 मिनट का टाइम लगेगा. ये बताने में 5 मिनट का समय लगेगा कि LTGC टैक्स क्या होता है, STGC टैक्स क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स, डिबेंचर्स में, और 1 साल से कम में आपने बेच दिया, 1 साल से कम में आपने बेच दिया, तो जो भी आपने गेन किया है उसके ऊपर, खरीदा और बेचा, तो खरीदा मतलब वो आपकी इनपुट कॉस्ट है, बेचा मतलब वो आपकी आउटपुट कॉस्ट है. तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों का डिफरेंस निकाला, वो आपका प्रॉफिट है. तो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, अगर 1 साल से कम में बेच के जो पैसा कमाया है उस पर 20% टैक्स लगेगा, और अगर 1 साल से ज्यादा समय हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया आपने खरीद के रखा था, 1 साल बाद बेचा है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. ठीक है, तो यही है इसमें, और कोई नहीं, LTGC और STGC. ठीक है, 1 साल से कम में बेचा तो 20% का टैक्स. जो बिटकॉइन खरीदे थे जिन लोग, है ना, बिटकॉइन की वजह से लगा था ये एक्चुअली, क्योंकि बिटकॉइन से लोग बहुत पैसा कमा रहे थे और सरकार को उससे कोई टैक्स आ नहीं रहा था, तो सरकार ने ये लगा दिया. फिर बिटकॉइन वालों की अब तो बेचारों की क्या ही हालत है. ठीक है, RBI ने फर्स्ट डे जब इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था बिटकॉइन, बहुत कम लोगों को पता था, उसी समय RBI ने गाइडलाइंस इशू करी थी कि इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसको बिल्कुल रेगुलेट नहीं कर रहे और हमारा इससे कोई संबंध नहीं है. तो जो होशियार समझदार लोग हैं वो बेचारे समझ जाते हैं, और बाकी फिर कुछ लोगों को लगता है रिस्क में ही पैसा है, तो फिर उनकी अलग बात है. तो रिस्क स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है. चलो समझ गए. FII इज वेरी वोलेटाइल इन नेचर, क्योंकि एंटर और एग्जिट बहुत आसान है. सिंस FII हैज टू मच फ्लक्चुएशंस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हॉट मनी. ओनरशिप ऑफ एसेट इज नॉट विद द इन्वेस्टर, क्योंकि आपकी शेयर होल्डिंग क्या है, 10% से भी कम है. ठीक है ना, 10% से ज्यादा है तब तो FDI में आ गए आप, 10% से कम है तो आपकी कोई ओनरशिप नहीं है. अब हम FDI को क्यों प्रिफर करते हैं ओवर FII, तो कुछ चीजें तो आप अभी समझ गए, क्योंकि FDI में क्या हो रहा है, एक्चुअली कुछ बन रहा है ना, तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है. FDI से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था, गरम कुछ भी गरम खाना होता है जो, वो सिल्वर फॉइल में पैक होता है अभी हमारे यहाँ, है ना, सिल्वर फॉइल के अब डब्बे भी आ गए हैं. तो ये हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये हमने बाहर से सीखी है. तो बाहर की कंपनीज आई, फिर उनसे हमने सीखा अच्छा ये भी कुछ होता है, चलो ऐसे ये बढ़िया है.
तो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर होती है, कुछ बाहर की कंपनीज आती हैं, तो जैसे अभी आपने देखा है मैकडी वगैरह है ना, ये हमें सिखाते हैं कि कैसे खाना बनता है और कैसे खाना खाना चाहिए, तो ये हम सीखते हैं, ठीक है। तो अगर फॉरेन की कंपनी आएगी हमारे यहाँ तो हम ये सब चीज सीखते हैं, अगर नहीं आएगी तो फिर तो हमारा तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है ना। तो कुछ चीजें हैं, बेसिक डिफरेंसेस यही हैं कि एफडीआई में हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्चुअली में इंक्रीज होती है, एफआईआई में क्या होता है वो इनडायरेक्टली इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट आया है सिर्फ, टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी, ठीक है ना। तो ये दिक्कत है, तो एफडीआई को प्रिफर करते हैं ओवर एफआईआई। ये वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन भी था एक बार, ये किसी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल किसी का था, उनको पूछ लिया था, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए लिखा है नोट्स में। एफडीआई कैन प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन की एरियाज, एग्जांपल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, डिफेंस इक्विपमेंट्स, रेलवे वैगन बिल्डिंग एटसेट्रा, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, ये सब चीजों में एफडीआई प्रोमोट कर सकता है इन्वेस्टमेंट को। दे कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आउटपुट, इट इंट्रोड्यूसेस न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अल्टीमेटली इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये समझ चुके हैं आप, है ना, अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। एफडीआई कंट्रीब्यूट्स टू मोर कैपिटल विच हेल्प इन मीटिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप, तो ज्यादा कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है जो हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप है, क्योंकि पता है आपको इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो आप बैंक में सेव करते हो यही इन्वेस्टमेंट है ना, जो फर्म्स सेव करती हैं अपने प्रॉफिट में से, ये सेविंग है, फिर इसी को तो आप इन्वेस्ट करते हो ना फर्म्स में, सर्कुलर फ्लो, ठीक है, बढ़िया। एफडीआई रिजल्ट्स इन बेटर एक्सपोजर टू ग्लोबल मार्केट एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। कैसे एक्सपोर्ट्स का प्रमोशन होता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल है, एक केस स्टडी 92 में जब हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर को एफडीआई के लिए अलाउ किया है ना, मारुति सुजुकी सुना होगा आपने, मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है, ये एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो एफडीआई अलाउ किया हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कि चलो ठीक है, हमें आओ गाड़ियां बनाओ, अब तो देखते हो आप क्या कंडीशन है, एसयूवीज वगैरह कितनी सारी हैं दिल्ली में। तो जब हमने इनको अलाउ किया तो ये आए हमारे यहाँ, लेकिन फिर ये क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स, जो भी रॉ मटेरियल है ये सब इंपोर्ट करते थे, हमारे यहाँ से कुछ भी यूज नहीं करते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। जब आपने 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो इंपोर्ट काफी महंगे हो गए। अब काफी महंगे हो गए तो आपकी इनपुट कॉस्ट अगर महंगी हो गई है तो प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटेटिव नहीं रहेगा, दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उनको पकड़ के ट्रेन किया कि इधर आओ हम बताते हैं कैसे इसको बनाना है, और फिर वो हम इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए कि फिर हम ग्लोबली एक्सपोर्ट करने लगे। जो रॉ मटेरियल्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगते हैं फिर वो हम एक्सपोर्ट करने लगे, तो हमारा फायदा हुआ ना एफडीआई की वजह से। आई बात समझ में, एक एक्सपोर्ट कैपेसिटी इंक्रीज होगा। अब एक्सपोर्ट करने से तो कितने सारे ही फायदे हैं, आपको पता है, करंट अकाउंट सरप्लस हो जाओगे आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर, बस बढ़िया, सही आ रहा है ना सब समझ। तो 92 वी ओपन फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर, इनिशियली दे यूज्ड टू इंपोर्ट देयर इनपुट्स, फिर गवर्नमेंट ने 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ऑटोमोबाइल इनपुट्स पे, और सो दीज कंपनीज स्टार्टेड ट्रेनिंग इंडियन इनपुट मैन्युफैक्चरर्स एंड in producing world class automobile inputs. By 2005 India became largest exporter of automobile components to the world. बिल्कुल क्लियर आ गया है समझ, कुछ डाउट है इसमें? क्लियर ना? प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंपनी आएगी, इंटरप्राइज खुलेगी, प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। गिव्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू फाइनेंशियल सेक्टर बाय प्रमोटिंग मर्चेंट बैंकिंग एंड डिमांड फॉर इंश्योरेंस। कोई भी कंपनी बाहर से आ रही है यहाँ बिजनेस करने, तो पहले तो सारी चीजें इंश्योर्ड होगी, इंश्योरेंस की डिमांड होगी सब चीजों के लिए। दूसरी चीजें मर्चेंट बैंकिंग का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज के लिए जो बैंक्स होती हैं, जो इंडस्ट्रीज को लोन दे रही है ना, ये मर्चेंट बैंकिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, अगर इन्वेस्टर्स आपके यहाँ आ रहे हैं तो इनको पैसे भी चाहिए ना बिजनेस करने के लिए, वो तो लेके आएंगे ही, लेकिन फिर यहाँ के लोग भी तो इन्वेस्ट करते हैं ना, देखो आपने, है ना, एलएनटी के शेयर्स खरीदते हैं हमारे लोग। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बाहर से पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है ना। कैपिटल अकाउंट, एफडीआई जो भी आता है कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं, याद है ना कल का डिस्कशन, कल ही का डिस्कशन ना, याद है ना। एफडीआई आ रहा है कैपिटल अकाउंट में आ रहा है ना, तो करेंसी भी आपका फॉरेक्स बढ़ रहा है ना, करेंसी की डिमांड, करेंसी का एक्सचेंज रेट बेटर रहेगा ना। गुड। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, आप हो, ह्यूमंस। सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, ह्यूमंस है। हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो थोड़ा
मतलब समझ रहे हो, एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हो जाते हैं, वो देश छोड़ के चले जाते हैं। गूगल है, फेसबुक है, मेटा, अब तो मेटा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एफडीआई आएगा तो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेगी ना। अब कुछ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो हाई क्लास में आएंगे, है ना, अपर क्लास में, किस में काम कर रहे हैं? इंडिया में एमएनसीज में काम कर रहे हैं। अगर एमएनसीज नहीं होती तो वो इंडिया में शायद नहीं होते। समझ पा रहे हैं ना आप? Brained in from India because we do not allow these brains to have freedom to utilize their capacities, इसलिए चले जाते हैं फिर